जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं MNT न्यूज बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। बैंकों में प्रौद्योगिकी की बढ़ती पैठ को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अगले 5 साल तक सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारियों के स्थान पर केवल 75% नए कर्मियों की नियुक्तियों का फैसला किया है। दूसरी ओर बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश में रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उसे विभिन्न पदों के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार मिल जा रहे हैं। रेलवे की तरह ही भारतीय स्टेट बैंक को पिछले 2 साल में लिपिक के 8000 पद के लिए 28 लाख लोगों के आवेदन मिले। वित्त वर्ष 2018 की शुरुआत में ही बैंक ने सेवानिवृत्त हो रहे 12000 लोगों की जगह केवल 10000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। लिपिक के तौर पर सेवा से जुड़े करीब 80% उम्मीदवार या तो MBA है या इंजीनियर। उल्लेखनीय है कि पिछले साल रेलवे ने 90,000 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। इसके लिए उसे 2.3 करोड़ लोगों के आवेदन मिले थे। दुनिया भर में तकनीकी विकास को देखते हुए बैंक अपनी कार्यशैली में बदलाव कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव करीब है, जहां सभी पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी करती नजर आ रही हैं। वहीं कुछ पार्टियों में उनके ही लोगों द्वारा पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने लाया जा रहा है। कांग्रेस के ही मंत्री ने अपनी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने पार्टी पर आरोप लगाया है कि राज्य में अनुसूचितों को दबाया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। उनकी ही पार्टी के कुछ लोग अनुसूचितों को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने इस प्रकार का बयान दिया है। पिछले साल मई में भी वो अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में रहे थे। कांग्रेस द्वारा अनुसूचितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने से एक बात तो सामने आती है कि कहीं न कहीं अनुसूचितों के हित की बात आती है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का अनुसूचितों के प्रति उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इससे एक और बात साबित होती है कि दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि बहुजन समाज का विकास हो। और इसके साथ साथ अगर पार्टी में कुछ अनुसूचित समुदाय से जुड़े लोग विकास की बात करते हैं, तो पार्टियों द्वारा उन्हें दबाने की हर संभव कोशिश की जाती है। असम में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 157 तक पहुंच गई है और प्रभावित जोरहाट तथा गोलाघाट जिलों के विभिन्न अस्पतालों में 300 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस घटना के सिलसिले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतकों में ज्यादातर चाय बागानों के श्रमिक शामिल है। बीते 20 फरवरी की रात को ही इस घटना में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घटना के विरोध में गोलाघाट में कई संगठनों ने मार्च किया और असम के आबकारी मंत्री का पुतला फूंका। इस घटना के लिए भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है और उस पर पीड़ितों की पीड़ा के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही CBI जांच कराने की मांग करते हुए कहा गया कि असम के इतिहास में इस तरह की त्रासदी कभी नहीं हुई थी। उच्चतम न्यायालय ड्यूटी के दौरान भीड़ के हमलों का शिकार होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया है और याचिका पर केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे जम्मू कश्मीर में सैनिकों और सेना के काफिलों पर उग्र और विघटनकारी भीड़ के हमलों की घटनाओं से काफी विचलित है। दोनों याचिकाकर्ता सैन्य अधिकारियों की बेटियां हैं। याचिका में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान उग्र भीड़ के हमलों का शिकार होने वाले सुरक्षा बल के कार्मिकों के मानवाधिकार के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक नीति तैयार की जाए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सैन्य कर्मियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के अनेक कृत्यों पर कारगर कदम उठाने में प्रतिवादियों के विफल रहने का नतीजा है कि उनके अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा आ रही है और तैनाती के स्थानों पर सुरक्षा बलों की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए उन्होंने सीधे शीर्ष अदालत में अपनी याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, रणबीर प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्राथमिकी वापस नहीं ले सकती। इसी तरह ऐसे अपराध के लिए शिकायतकर्ता या पीड़ित भी अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस सुदीप रंजन सेन की एक विवादित टिप्पणी हटाने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में दलील दी गई है कि हाईकोर्ट जस्टिस सेन के फैसले में कानूनी कमियां हैं और यह ऐतिहासिक रूप से भ्रामक है।
दिसंबर 2018 में एक फैसले में जस्टिस सेन ने कहा था कि 1947 में देश के विभाजन के साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था। याचिका पर मेघालय हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर यह मामला मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस सेन के उस फैसले से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया था, लेकिन भारत तभी से धर्म के आधार पर बटा है और उसे भी खुद को हिंदू देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए थी, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष देश बना रहा। याचिका में कहा गया है कि जज के इस कथन से नागरिकता कानून का उल्लंघन होता है और यह भारत को हिंदुओं का और हिंदुओं के लिए देश समझने का मामला बनता है। अदालत ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री और सांसदों से एक कानून पारित करने की अपील की है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए विभिन्न धर्म के नागरिकों को किसी दस्तावेज के उन्हें देश का नागरिक बनाए जाने की अनुमति दी जाए। भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित एक आतंकी शिविर को निशाना बनाया है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया। ज्ञात हो कि भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को तड़के सीमा पार पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षक, शीर्ष कमांडर और जिहादी मारे गए। यह हवाई हमला बीते 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के दस्ते पर हुए आत्मघाती बम धमाके के बाद किया गया है, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। उस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। On the 14th of February 2019, a suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed, leading to the martyrdom of 40 brave jawans of the CRPF. The Jaish-e-Mohammed has been active in Pakistan for the last 2 decades, and it is led by Masood Azhar with its headquarters in Bahawalpur. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जूनियर सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति में टीईटी की अनिवार्यता कानून से पहले कार्यरत अध्यापकों पर लागू नहीं होगा। 2010 से पहले से कार्यरत अध्यापक के प्रधानाध्यापक नियुक्ति मामले में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापक की नियुक्ति अवैध नहीं मानी जा सकती। टीईटी की अनिवार्यता इस कानून के लागू होने से पहले के अध्यापकों पर लागू नहीं होगी। ऐसे में टीईटी उत्तीर्ण बगैर अध्यापन अनुभव के आधार पर प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट ने बीएससी प्रतापगढ़ की नियुक्ति को वैध न मानने के आदेश को रद्द कर दिया है और नए सिरे से 2 माह में आदेश करने का निर्देश दिया है। याची अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची 2007 में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ। उस समय अध्यापक नियुक्ति में टीईटी अनिवार्य नहीं था। ऐसे में याची की नियुक्ति पूर्णतः वैध थी। जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का 2018 में विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें याची एवं अन्य लोग शामिल हुए। याची का चयन कर अनुमोदन के लिए बीएससी को भेजा गया। एमएनटी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल एमएनटी न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।